नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, कल पहले चरण की वोटिंग हुई। क्या ट्रेंड दिखा था? हमने बताने की कोशिश की थी, आपके साथ साझा किया था, आपने अपने अनुभव भी साझा किए थे। और बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्रों में पहले चरण के वोट पड़े थे। लेकिन जो रात भर में और बातें समझ में आई, जो माइक्रो एनालिसिस हुआ, विपक्ष ने भी किया, सत्ता पक्ष ने भी किया, मतलब एनडीए ने भी किया और इंडिया ब्लॉक ने भी किया। तो देखिए, दोनों ओर तनाव बढ़ा हुआ है क्योंकि मतदाताओं ने परेशान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र में वोट डालने के लिए उत्साह नहीं दिखा। तो यह उत्साह किसके लिए निराशाजनक और किसके लिए आशाजनक? किसके मतदाता अधिक वोट देने नहीं आए, यह बड़ी बात। लेकिन एक बात तो नोटिस की गई कि मोदी, जो सबसे बड़े नाम है, सबसे बड़े ब्रांड है, उनके लिए भी मतदाताओं में उतावलापन नहीं दिखा। जहां मोदी और बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, मतदाता घरों में बैठे रहे। यदि घरों में नहीं बैठे होते तो 50% के आसपास, 50% से भी कम ओवरऑल मतदान न होता, यह प्रतिशत अधिक होता। तो बात निकली है, बात दूर तलक जाएगी। मोदी के प्रति उतावलापन कम क्यों? फिर लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स, एनडीए के कैंडिडेट, जो यह मानकर बैठे थे कि मोदी का नाम ही सिर्फ चुनाव जिता देगा, हम कुछ करें या ना करें। सांसदों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, जनता अब सवाल पूछ रही है। मोदी का नाम छोड़ो, मोदी तो है ही, तुम बताओ कि तुमने क्या किया इन 5 सालों में। तुम कहां गायब थे, तुमने क्षेत्र में क्या किया? तो जनता यह सवाल पूछ रही है। जो धारा 370 और राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीत जाना चाहते हैं, उनके सामने जाति की दीवार खड़ी हो गई। तो बिहार यह संदेश दे रहा है कि बिहार में चुनाव आसान नहीं है, बिहार में चुनाव कठिन है। और अब पानी पी रहे हैं जो अगले चरण के एनडीए के उम्मीदवार हैं, क्या जवाब देंगे? तो जवाब तो देना होगा। और इस तरीके से मतदाता नहीं निकले तो क्या होगा? जाति पर मत पड़ रहे हैं। मोदी का नाम तो है, लेकिन जाति भी पुरजोर है। अजीत जी, देखिए, अब इसमें ज्ञानेश्वर जी हम लोगों को दो, एक तो कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, कुछ सैद्धांतिक बातें हैं जो चुनाव को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के होती है, और जी। एक व्यावहारिक बातें हैं जो व्यावहारिक राजनीति की है, चुनाव की है, जिस पर हम लोग कल से चर्चा कर रहे हैं। हम्म। अगर सैद्धांतिक बात करें, थ्योरेटिकल बात करें, तो मतदाता में उत्साह तब होता है, दो ही स्थितियों में मतदाता में उत्साह होता है। उत्साह के साथ वो वोट देने जाता है, लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होता है। उसके लिए दो स्थितियां होती हैं, या तो अच्छी लड़ाई हो, गुड फाइट जी। हो, या अच्छा उद्देश्य हो, गुड हम्म। कॉज हो। ये दो चीजें सबसे बड़ी जरूरत होती हैं कि अच्छी लड़ाई हो। या हरा देना हो या जिता देना हो। हाँ, खूब अच्छी लड़ाई हो, दोनों तरफ से खूब तैयारी हो, दोनों तरफ के लीडर्स हों, दोनों तरफ से अच्छे कैंडिडेट्स हों, तो एक अच्छी लड़ाई की होती है और दोनों खूब लड़ रहे हैं। या जी। फिर कोई बड़ा उद्देश्य हो, कोई बड़ा मकसद हो, हम्म। उसके लिए जाना है वोट करने, तो लोग फिर हुजूम में निकलते हैं, लोग जाते हैं वोट डालने। जो 2014 और 2019 में दिखाई पड़ा था। देखा हम लोगों ने 2005 जी। में, हम लोगों ने दोनों चुनाव में देखा जब नीतीश कुमार जीते थे, तो ये सब इस मौके होते। हम लोगों ने और हम लोगों ने 1989, 1977 और 1980 भी देखा है। बिल्कुल 1977 कहिए, 80 कहिए, 1989 कहिए, जब जी। लहर चली जनता दल की। तो एक गुड कॉज हो या गुड फाइट हो, ये जी। दो चीजें होती हैं कि बहुत बढ़िया मतलब कंटेस्ट हो, लड़ाई अच्छी हो। तो अभी क्या है, ये दोनों चीजें नदारद है। हम्म। ना अच्छी लड़ाई है, ना कोई अच्छा उद्देश्य दिख रहा है। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज है देश में, भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो जिस तरह से चीजें चल रही हैं वैसे ही तो चल रही हैं, उसमें नया तो कुछ ऐड हुआ नहीं। और जी। अभी अगर आप भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखें तो वो 78, 75, 78 पन्नों के घोषणा पत्र में कोई नई बात नहीं है।
सारी वही बातें हैं जो पिछले 10 साल में सरकार कर चुकी है। एक तरह से वो कामकाज का ब्यौरा है, और ये है कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यूटी का वादा है कि हम इन चीजों को कायम रखेंगे। जैसे लखपति दीदी बनाते थे तो बनाते रहेंगे, मकान बनाते थे तो अब 3 करोड़ बना देंगे। भाई बना रहे थे पहले, अब 3 करोड़ बना देंगे। पहले 2 लाख लखपति दीदी बनाते थे, अब 3 लाख बना देंगे। तो कंटिन्यूटी है उसी की, कोई नई नहीं, चीज उसमें मकान बनाने वाले मुद्दे पर अजीत जी देखिए, जनता ने यह सवाल पूछा है और मैं लगातार कमेंट्स भी पढ़ता हूं और क्षेत्रों में भी बात उठ रही है कि प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हम तो डीबीटी कर रहे हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं और अब कोई बिचौलिया नहीं रहा है। लेकिन बिहार में ही नहीं, देश में भी शिकायतें होगी, बिहार में तो है ही कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बाबू और मुखिया जी तभी आवास बनाने की अनुमति देते हैं या अनुदान दिलवाते हैं जब उन्हें एक निश्चित रकम, अनुदान तो बाद में मिलेगा, पहले इतनी राशि जमा करा दीजिए मुखिया जी या बाबूजी के पास, तभी। तो बिचौलिया खत्म नहीं हुआ है। जो हमने और आपने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी कि भारत में भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, तो बिचौलिए जो हैं, जितना भी पैसा मिल रहा है उसमें इतना पैसा वसूल ले रहे हैं पहले ही गरीबों से कि गरीब बाप बाप कर रहे हैं। शौचालय योजना के पैसे मिले हैं, लेकिन शौचालय बनने के पहले आपका नाम लिस्ट में तभी आएगा जब इतनी राशि लोग सूद पर पैसे लेकर बाबू और मुखिया को पैसे दे रहे हैं ताकि उन्हें अनुदान मिले, जिसमें घूस का पैसा भी जो सूद के रूप में लिया गया है उसे वापस किया जा सके और फिर जो मिला है उसे जो बनना होगा बनेगा। ये सब भी कंटिन्यूटी ही है, मतलब ये सब भी निरंतरता है। पहले भी ऐसे ही होता था। आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना में पैसे लेने 1 लाख रुपए मिलते थे तो आपको एक सर्टेन अमाउंट देना होता था। आवास योजना है, ग्रामीण हो शहरी हो, आपको पैसा देना होता था। तो जिस तरह से योजनाओं की कंटिन्यूटी है देश में, कि योजनाएं बरसों से चल रही हैं गरीबों का भला करने वाली, उसी तरह से उन योजनाओं में रिश्वत का काम भी चल रहा है। कुछ बदला नहीं है जमीन। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी ने बदलने का वादा किया था कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो लोगों को था कि ये स्थिति बदल सकती है। उनकी जो स्थिति है, उनकी जो मिजरी है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनसे उनको निजात मिल सकती है। तो लोग जोश में थे, उत्साह में थे। अब कोई नई चीज ऐड नहीं हुई। अच्छा, नई चीज जब ऐड नहीं हुई तो किसी गुड कॉज के लिए जो उत्साह होना चाहिए था वो नहीं है। दूसरा कारण होता है कि अच्छी लड़ाई हो, तो अच्छी लड़ाई भी कहीं नहीं दिख रही है। हम लोग कितनी बार चर्चा करते रहे कि जिनको लड़ना था वो बैठे रहे, तमाशा देखते रहे। अभी तक कई सीटों पर कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए, कैंडिडेट्स तय नहीं कर पाए। तो जनता ने देखा कि कोई लड़ाई नहीं हो रही है। इसके भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि पहले ही बीजेपी ने ये माहौल बना दिया कि हम चुनाव जीत गए, और अब फॉर्मेलिटी है। चुनाव जो है, मतदान जो है, वो फॉर्मेलिटी है, और उसमें हमको 370 और 400 सीटें आने वाली है। और उसके हिसाब से उस मैसेज को और इस्टेब्लिश करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ बात की, सहयोगियों के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग, और 100 दिन का एजेंडा, अगले 5 साल का एजेंडा, ये सब चीजें तय होने लगी। तो जनता और उदासीन हुई कि एक तो पहले से लड़ाई ग्राउंड पर नहीं दिख रही है, ऊपर से अब बीजेपी तो जीत ही गई है, तो इसमें क्या जाकर के वोट करें। तो ये दो कारण है। जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, जो लोगों में जोश आना चाहिए था, चुनाव का जो रंग होना चाहिए था, वो नहीं है। ये दो कारण है। और एक देखिए कि युवा जो है वो पता नहीं किस वजह से लगातार दिलचस्पी खोते जा रहे हैं राजनीति में। नहीं अजीत जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अजीत जी जिधर आप इशारा कर रहे हैं वो बड़ा सवाल है इस चुनाव में। युवा जो मोदी के प्रति पागल थे, जो मोदी के दीवाने थे, वे इस बार दीवाने नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, युवा पर हम चर्चा करें इसके पहले हम कुछ गांवों के बारे में बताना चाहते हैं। नवादा, जहां कल वोट पड़े हैं, बहुत तगड़ी फाइट हुई है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री इसी नवादा लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले। उनके गांव से हमने खबर प्राप्त की, और हमने कई ऐसे भूमियार गांवों से खबर प्राप्त की जहां ये माना जा रहा था कि वोट तो पक्का ही एनडीए का है, बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर का है। तो देखिए, भूमिहार बहुल इन गांवों में वोट तो गिरे हैं डॉक्टर विवेक ठाकुर को, लेकिन लोगों ने बताया कि कभी भी किसी भी समय वोटिंग के समय 5-10 लोगों से अधिक की लाइन नहीं, लोग वोट देने आ ही नहीं रहे। तो कहां चला गया मोदी के भक्तों का, मोदी के
प्रेमियों का उत्साह, यह बड़ा सवाल है। और आप युवा की बात पर आ रहे हैं अजीत जी, इसके पहले हम कुछ कह देना चाहते हैं। यह भी कल हमने देखा कि देखिए बार बार बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समझाया, जब बूथ लेवल कमेटी तक की बात हुई, नीतीश कुमार भी समझाते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के पहले की याद करें, प्रधानमंत्री लाभुकों की बात करते हैं। तो ये जो 5 किलो अनाज है या किसान योजना है, किसान निधि सम्मान, इसका फायदा देखिए, इसे जाकर कौन प्राप्त करते हैं? घर का मुखिया, घर के बुजुर्ग, वे हासिल करते हैं, वे राशन दुकान से राशन लाते हैं। उसमें भी शिकायतें आ रही है कि चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, दौड़ना पड़ता है, कुछ कम वजन मिलता है। खैर, इन शिकायतों को छोड़, तो देखिए बुजुर्ग और जो घर प्रमुख है, वे तो मोदी के लाभुक हैं और उनका प्रेम दिखा भी। लेकिन जिस युवा के बारे में आप कह रहे हैं, वे युवा जो सवाल पूछ रहे हैं, और यही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, वे कह रहे हैं फ्री के इस राशन से मेरा क्या मतलब? आप मेरे पिता हैं, मुझे खाना तो खिलाएंगे, लेकिन मैं जवान हो गया हूं, मुझे रोजगार कहां से मिलेगा? मुझे नौकरी कहां से मिलेगी? तो रोजगार और नौकरी के सवाल पर बीजेपी, एनडीए और इनकी उम्मीदवार फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। ये ऐसे भी बड़ा मुद्दा है, और हम लोगों ने एक दिन और चर्चा की थी, उसमें हमने सीएसडीएस लोक नीति के आंकड़े बताए थे, जो अभी उनका ताजा सर्वे है। उसमें दो सबसे बड़े मुद्दे जो थे, जिन पर लोग परेशान हैं, जिनको लग रहा था, उसमें करीब 62% लोगों ने कहा कि रोजगार मिलना मुश्किल हो गया। तो रोजगार जो भी तलाश रहा है, उसको लग रहा है कि रोजगार मिलना मुश्किल हो गया, रोजगार नहीं मिल रहा है। और 71% लोगों ने कहा कि महंगाई बहुत परेशान कर रही है। तो ये दोनों मुद्दे हैं, और ये सीधे आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं। और इन दोनों मुद्दों पर 2014 में नरेंद्र मोदी ने बड़े वादे किए थे। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया गया था। लेकिन हम सब लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकली। रेलवे में एक बार में 1 लाख बहाली की निकली, वैकेंसी निकली, और बहाली नहीं हुई। करोड़ों लोगों ने उसके लिए एप्लीकेशन डाले, और परीक्षाएं भी हुई, लेकिन नियुक्ति नहीं हो सकी उनकी। और ऐसे कितनी ही प्रतियोगिता परीक्षाएं हम लोगों ने देखी, जिसमें बहाली नहीं हुई, एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाकर के चीजें रुक गई। तो ये निश्चित रूप से युवाओं को फ्रस्ट्रेट करने वाली बात है। वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा उत्साह के साथ 2014 में समर्थन किया था नरेंद्र मोदी को। हमको ध्यान है कि लोग बेंगलुरु से आ गए थे, लोग नौकरी छोड़कर आ गए थे, जहां मजदूरी कर रहे थे छोड़कर आ गए थे कि नहीं मोदी को वोट देना है। और इस बार लोग गायब है। 2014 याद कीजिए अजीत जी, 2014 में लोग अपनी अच्छी नौकरियां छोड़ करके, छुट्टी लेकर के, नौजवान जो आईटी सेक्टर में काम करते थे, बेंगलुरु में, मुंबई में, हैदराबाद में, वो सब अपने अपने क्षेत्र गए थे बिना किसी के कहे। वो लोग सोशल मीडिया में कैंपेन चलाते थे कि मोदी को किसका जीतना देश के लिए कितना जरूरी है। तो एक चारों तरफ से, विदेशों में जो थे लोग, वो लोग भी, सब लोग एक मिल करके एक माहौल बना रहे थे, अभियान चला रहे थे। लेकिन अब वो सब लोग चुप बैठे हैं। तो या तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो उनको लग रहा हो कि मोह भंग हो गया, नहीं हुआ, जिस उम्मीद में हमने किया था वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, या ये कहें कि उनको लगा कि अब काम हो गया हमारा। ये भी कह सकते हैं कि वो सारी चीजें जो थी, जो जितनी डिमांड थी, जितनी मांग थी, जितने वादे थे, वो सब वादे एक तरह का पर्दा था। और असली चीज ये थी कि अयोध्या में मंदिर बन जाए, और अनुच्छेद 370 हट जाए, और रामलला विराज जाए, और मथुरा में हो जाए, काशी में हो जाए। असली एजेंडा ये है। या तो असली एजेंडा, फिर इस एजेंडे पर भी खुल करके आना चाहिए। अब आगे ये देखेंगे हम लोग कि इस एजेंडे पर लौटती है कि नहीं बीजेपी। क्योंकि अगर जो माहौल पहले चरण में दिखा है कि हर स्टेट में, बिहार की तो 4 सीटों पर लड़ाई हो ही गई, जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी, हर स्टेट से ये रिपोर्ट है कि लोग सवाल पूछ रहे थे बीजेपी के उम्मीदवारों से, और वो महंगाई पर पूछ रहे थे, बेरोजगारी पर पूछ रहे थे। ये 2 मुद्दे थे जिस पर लोग सवाल पूछ रहे थे। तो उसके बाद इस इशू को किधर ले जाया जाता है, ये आगे के चरण के प्रचार में हम लोगों को देखने मिलेगा। जो ओरिजिनल एजेंडा है, अगर वो आता है कि नहीं आता है। लेकिन ओवरऑल जो हमने पहले बात शुरू की थी ज्ञानेश्वर जी, वो कहना कि यूथ का मोह भंग हुआ है, उसका उत्साह खत्म हुआ है। पता नहीं क्यों वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से अपने को डिटैच्ड कर रहा है, वो दूर कर रहा है अपने को, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। क्या उसको ये लग रहा है कि राजनीति समाधान नहीं है उसकी समस्याओं का, उसके जो जीवन से जुड़ी चीजें हैं उसका। आप देखिए, हमने एक दिन और ये बताया था, ये जब आंकड़ा आया था, चुनाव आयोग का आंकड़ा है ये, कि पूरे देश में जो 18-19 साल के लड़के लड़कियां, जो नौजवान, जो इस बार पहली बार वोट डालते,
जी, उसमें से सिर्फ 38% ने अपना नाम वोटर के रूप में दर्ज कराया है। अब आप बिल्कुल। सोचिए 100 में से 38, मतलब 62 ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि हम वोटर बने और वोट देने जाए। जी, कि प्रधानमंत्री इसके लिए कितनी कोशिश करते हैं आप देखिए, वो ट्वेल्थ क्लास के 12वीं 10वीं के बच्चों को पकड़ते हैं, जब परीक्षा पर चर्चा करते हैं उनको हुँ, समझाते हैं कि उनको तनाव नहीं लेना चाहिए, किस तरह परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए है। गेट देम अर्ली का जो मैसेज है वो होता है कि जितनी जल्दी नौजवान को पकड़िए उसको अपने साथ जोड़िए, तो ये जी, करते हैं वो। और इसके बावजूद 18 से 19 साल के बच्चों में से 62% ने अपने को इनरोल कराना जरूरी नहीं समझा है जब वोटर। हुँ, तो ये हुँ, संख्या करोड़ में होगी, बड़ी संख्या होगी ये। और उसमें भी जब अपने स्टेट में आएंगे बिहार में, तो ज्ञानेश्वर जी सिर्फ 18% बच्चों ने अपने को वोटर के तौर पर रजिस्टर कराया जिनकी उम्र 18 से 19 साल है। जी, अब ऐसा नहीं है कि 18 से 19 साल के नौजवान के हाथ में मोबाइल नहीं है या वो चीजों को नहीं समझ रहा है, पॉलिटिक्स नहीं समझ रहा है, राम मंदिर 370 नहीं समझ रहा है, रोजगार, ये सारी चीजें वो समझ रहा है। इसके बावजूद उसने वोटर, अगर वो चाहता कि कुछ रियल चेंज लाना चाहता है, या तो नरेंद्र मोदी का समर्थन करना चाहता है या विरोधी करना चाहता है, तो वो आता, रजिस्टर कराता। वो नहीं करा रहा है, इसका जी, मतलब कि उसका मोह भंग हुआ है। और ये एक हुँ, बड़ी खतरनाक स्थिति है, बहुत चिंताजनक स्थिति है भारत के लोकतंत्र के लिए। और बिहार जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव और पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट के लिए, अगर नई पीढ़ी ये सोच रही है, 18-19 साल का बच्चा ये सोच रहा है, 100 में से 83 बच्चा ये सोच रहा है, 82 बच्चा, कि क्या करेंगे वोट दे करके, क्या करेंगे वोटर बन के, तो ये तो बड़ी चिंताजनक स्थिति हो जाएगी बिहार के लिए। तो ये भी जी, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुआ है, जो चार सीटों के चुनाव की जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये मोह हुँ, भंग की स्थिति है। उसको बिल्कुल, लग रहा बिल्कुल, है कि जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद हमने पाली थी उससे भी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। तो जी, ये अब इसको कोई आदमी आ जाएगा कैपिटलाइज करने वाला। और आप देखिए कौन आ रहा है। प्रशांत किशोर की जो बातें हैं, हमको वो भी, उसका भी एक प्रशांत किशोर फैक्टर को भी हम लोग को इसमें असेसमेंट करना चाहिए। जो वो बार बार बताते हैं दोनों के बारे में, लेख जो आपने दोनों बिल्कुल, बात की कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक, इन दोनों के बारे में कहते हैं कि इन लोगों ने क्या दिया बिहार को। बिहार आज हाँ, भी वहीं खड़ा होकर कदम ताल कर रहा है, आगे नहीं बढ़ जी। रहा है, जहां खड़ा है वहीं खड़े होकर के कदम ताल कर रहा है। तो ये बात भी लोगों को अपील कर रही होगी कि या इसको नहीं, चुने या बिल्कुल उसको अपील चुने, कर क्या रही फायदा होना है। बिल्कुल अपील कर रही है और देखिए 2 सवाल पर बीजेपी पीछे हट जाती है, जवाब नहीं मिलता है, रोज़गार और महँगाई। और देखिए इसी सवाल पर तेजस्वी यादव आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रोज़गार। उन्होंने स्थापित किया, उन्होंने करके दिखाया कि 17 महीने में हम कितनी नौकरियां दे सकते हैं और आगे भी कितनी नौकरियां देंगे, वह इसका वायदा कर रहे हैं। महंगाई की बात, देखिए महंगाई से सभी पीड़ित हैं। तो तेजस्वी यादव का बढ़ता कदम। और दूसरी बात देखिए, यदि हम बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं कि यदि मोदी का जादू नहीं चल रहा है तो क्या हो रहा है, जाति का कार्ड चल रहा है। और लालू यादव ने जो नई गणित फिट करने की कोशिश की है वह काम करता हुआ दिख रहा है। यह बीजेपी के लिए अलार्मिंग है अजीत जी। देखिए पहले उस पर बात करें, जो तेजस्वी की क्रेडिबिलिटी है, हमने सुना उन्होंने जी, कल भी कहा हम्म, कि 5 लाख जो नौकरियां हैं वो उसी 17 महीने में मिली। उस 17 महीने हम्म, में मतलब जब वो सरकार में थे, तो हम्म, 17 साल में जितनी नौकरी नहीं मिली उतनी अगर वो कह रहे हैं कि 17 महीने में मिली, तो ये बात लोगों तक जा रही होगी। हालांकि इसका काउंटर भी बीजेपी की तरफ से हो रहा है। सम्राट चौधरी ने पूछा कि भाई आप जिस डिपार्टमेंट के मंत्री थे उसमें तो कोई नौकरी नहीं मिली। जी, तो वो एक तरह से क्रेडिट देना चाह रही है, बीजेपी उसका क्रेडिट देना चाह रही है कि नीतीश कुमार ने नीतीश नौकरी दी। कुमार। तेजस्वी चाह रहे हैं ये बताना कि हम जब 17 महीने सरकार में थे तो रोजगार मिला। ज्यादा क्रेडिबल कौन होगा? देखिए एक एक जुमला हमने कहीं पढ़ा है, आज इंडियन एक्सप्रेस में ही है शायद, वहां बिहार से किसी ने रिपोर्ट किया है कि सनराइज है तेजस्वी यादव, जी, राइजिंग सन है। एक जो वहां चमकता हुआ सूरज है वो नरेंद्र मोदी है, तेजस्वी यादव। लेकिन सनराइज है, जो जी, राइजिंग सन है वो तेजस्वी यादव है, और सनसेट है जी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। मतलब जी, नीतीश कुमार सनसेट है, सूर्यास्त हो रहा हम्म, है उनका। हम्म, तो इसलिए भी अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो वो चीजें लोग याद करेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे उनके लिए, उनका आभार मानेंगे। लेकिन अब ये सनसेट अगर देख रहे हैं तो उनका रुझान हो रहा है तेजस्वी यादव की तरफ। हालांकि जी, उसी तरह बढ़ते भी बिहार दिखाई पड़े। आज फिर नीतीश कुमार ने वैसा ही भाषण कर दिया है। फिर आ गए हैं, इतने इतने बच्चे पैदा करते हैं जी। हाँ? फिर उसी बात पर आ गए हैं, जब तेजस्वी यादव साथ होते हैं तो भतीजा होता है और जैसे ही बाहर जाते हैं तो इतने इतने बच्चे पैदा करते हैं जी। तो वो और वो सही भी बात फिर, कही जा रही है कि देखिए वो संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, और ये भी फिर बोलने में भी जबान उनकी जैसे निकल रही है, डेढ़ डेढ़ महीना, डेढ़ डेढ़ साल को डेढ़ जी, डेढ़ महीना कह रहे थे, 400 को 400 को 4,000 4,000 कह का रहे हैं। रहे हैं।
हाँ, तो ये चीजें हैं, वो सनसेट है उनका, लेकिन बिहार के लोग ग्रेटफुल रहेंगे ज्ञानेश्वर जी, और हम लोग तो डूबते हुए सूरज को अर्घ देते ही हैं, बिल्कुल। तो वो देंगे, उगते हुए सूरज को भी देते हैं। तो ये दोनों दोनों मौजूद हैं, अभी सामने हैं बिहार के चुनाव में। अगर मान लीजिए सनसेट मान लें नीतीश कुमार का है, तो सनराइज तेजस्वी यादव का है। अब तेजस्वी यादव इस माहौल को, इस मूड को कैसे कैपिटलाइज करते हैं? ये मूड तो बन गया है, मूड है। अगर अभी लोग जिस तरह से पहले चरण में जितनी जितनी उदासीनता दिखी, मतलब कुछ भी कहिए, पिछले 5 साल पहले भी इन 4 सीटों पर 53% वोट हुआ था, और 5 साल के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि 4% वोट कम हो गया। अगर क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से देखें, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है, तो उसके हिसाब से माना जाता है कि कम पोलिंग हमेशा इनकम्बेंट को मदद करती है। मतलब जो मौजूद है, जो एमपी एमएलए है या जो सरकार है, उसको मदद मिलती है कम वोटिंग से। ज्यादा वोटिंग का मतलब होता है बदलाव के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से देखें तो कम वोटिंग हुई है, इसका मतलब कि सत्ता पक्ष जो है, जो इनकम्बेंट है, उसको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन 4% वोट कम होना, पिछली बार अपने आप बार बहुत लोअर है, 53% का बार है, जो बिहार का जो एवरेज वोटिंग थी 57% की थी, और उसमें भी इन 4 सीटों पर सिर्फ 53% पोल हुआ था। इस बार 49% हुआ। तो ये लगातार 48 समथिंग मानिए, 50 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 48 पॉइंट समथिंग, 49 भी नहीं है, 48 पॉइंट समथिंग है। तो 49 मानिए तो 4% कम पोल हुआ, और जो बिहार का एवरेज है 48.23 है, तो इसका मतलब 48 ही मानिए, फिर 49 भी नहीं हुआ, तो 5% पोलिंग कम हुई इन 4 सीटों के ऊपर, और जो बिहार का एवरेज है उसके मुकाबले तो 9% वोट कम हो गया। तो ये जो मोह भंग है लोगों का, उसको कैसे कैपिटलाइज करते हैं तेजस्वी यादव? ये मोह भंग सिंपल एक व्यक्ति से नहीं होगा, पूरे सत्ता प्रतिष्ठान से होगा। उन लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सरकार कुछ नया नहीं ऑफर कर रही है, कुछ ऐसा उम्मीद बढ़ाने वाली, कोई आकांक्षा पैदा करने वाली चीज नहीं कर रही है। तो उसको कैसे कैपिटलाइज करते हैं तेजस्वी यादव, ये देखने की बात होगी। एक दाव तो चल दिया, लेकिन वो बड़ा ट्रेडिशनल पॉलिटिकल दाव था, जो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर के सोचा कि जिस कास्ट का उम्मीदवार उतारेंगे अपने समीकरण से बाहर का, वो अपना वोट ले आएगा। जैसे कुशवाहा देंगे तो कुशवाहा का कुछ वोट ले आएगा, उसमें एमवाई का वोट और आरजेडी का वोट ऐड हो जाएगा, तो कुछ फायदा होगा। ये एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है। लेकिन नई चीज क्या ऑफर करते हैं तेजस्वी यादव? और देखिए, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने उनका जो घोषणा पत्र हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी, उसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो बहुत अपील करती हो। रोजगार ठीक है, लेकिन उसमें भी बातें ऐसी कह दी गई इस तरह से जो काल्पनिक सी बातें लगती है। अब उनका चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव, और उसमें वो क्या ऑफर करते हैं? उनको इस चुनाव से बहुत अच्छा सबक मिल रहा है, एक संकेत मिल रहा है, जिसको पकड़ के, धागा मिल रहा है जिसको पकड़ के वो आगे बढ़ सकते हैं। ये थ्रेड है उनके लिए कि लोग उबे हुए हैं, लोग थके हुए, फैटिग जिसको होता है, वोटर फैटिग जिसको बोलते हैं, कि जो आप बार बार, हम लोग जब बात होती है तो आप कहते ही हैं कि लोग हरवाना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं कि हरवा देना है मोदी को, लेकिन जिताने का भी उत्साह नहीं। तो ये थकान है, ये एक तरह से वोटर का फटीग है, जो एक ही चीज, एक ही चेहरा, एक ही लोग, एक ही तरह की बातें लगातार सुनते सुनते भी थकता है आदमी। तो उसी तरह की थकान है वोटर। तो अब उसको कोई नई चीज कौन ऑफर करेगा? उसको नई चीज चाहिए है जो उसमें एकदम से जोश भर दे, ऊर्जा पैदा कर दे, उसको लगे कि हाँ उसकी किस्मत बदलने वाली है, जैसे 2014 में मोदी के आने पर उसको लगा था। तो तेजस्वी यादव को वो क्या ऑफर करते हैं? जो कल हम लोगों ने यहीं पर बात छोड़ी थी कि रात में दोनों पार्टियां जब वोट परसेंटेज को और गांव हर बूथ के वोट को एनालाइज करेंगी, तो आगे क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो अपनी जो स्ट्रेटजी बनाए, वोट बढ़वाने, मतदाता को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए जो भी स्ट्रेटजी बीजेपी करे, संघ की मशीनरी एक्टिव करे, आरजेडी वाले जो करना है सो करें, लेकिन एक दूसरा नैरेटिव के स्तर पर एक काम करना है, और वो काम तेजस्वी यादव को करना है। प्रधानमंत्री तो करेंगे निश्चित रूप से, अब आगे उनका जो भी भाषण होगा हम लोग बात करेंगे, उस पर आप ध्यान रखिएगा। वो कुछ नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, जोश भरने, उत्साह जगाने की कोशिश करेंगे। उस तरह नैरेटिव की क्या बात सेट कर सकते हैं तेजस्वी यादव? वो क्या नई चीज लेके आ सकते हैं लोगों को, युवाओं को आकर्षित करने के लिए, जो घर में बैठे हैं उनको निकालने के लिए? बिल्कुल। और अपना वोट देखिए, हम लोग नवादा में उनका भी वोट टूटा है, तो उनका भी वोट टूटा है, बीजेपी का तो टूटा है, उनका भी टूटा है। तो वो न टूटे, बाकी जगह वो इंटैक्ट रहे, उसके लिए भी वो क्या कहते हैं, अपना कोर वोट भी बचाना है, और नया वोट ले आने के लिए वो क्या नैरेटिव सेट करते हैं। ये बहुत दिलचस्प होगा देखना बिहार के आगे के चरण का चुनाव, क्योंकि इतनी चर्चा, इतनी खराब पोलिंग देश में कहीं नहीं हुई, हर जगह। देखिए ना, देखिए हम ये जो चर्चा कर रहे थे अजीत जी,
कि एनडीए के उम्मीदवारों का घमंड। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि कई सीटें तो ऐसी है जो तेजस्वी यादव ने जेडीयू को परोस दी है। उन सीटों में हम मधेपुरा का नाम ले सकते हैं, सुपौल का नाम ले सकते हैं, झंझारपुर का नाम ले सकते हैं, गोपालगंज का नाम ले सकते हैं, वाल्मीकि नगर का नाम ले सकते हैं, नालंदा का नाम ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, एनडीए के नेताओं का, उम्मीदवारों का घमंड जो है ना, जो हमने प्रारंभिक रिमार्क्स में ही कहा कि जनता सवाल पूछ रही है, बताओ काम तुमने क्या किया। हम यह भी जानना चाहेंगे, हम और आप दोनों बिहार के हैं, कि यदि इन 39 सांसदों से पूछा जाए तो काम क्या बताएंगे। लेकिन खैर, देखिए, घमंड की हम बात करें, आनंद मोहन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में क्या है, मैं वैश्य के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा, समझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं कुर्मी पटेल के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा, समझे नीतीश कुमार। मैं राजपूतों के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा। क्या हम वोट मांगने जाने के लिए ही हमने जेल में 16 साल और 17 साल हड्डियां गलाई हैं? तो जब मोदी के नाम पर इतना उतावलापन नहीं दिख रहा है, मोदी को वापस लाने के लिए बूथों पर भीड़ नहीं दिख रही है, तो ये जो अहंकार है कि नहीं, एनडीए का टिकट मेरे पास है तो हम जीत ही गए, इसे तो छोड़ना होगा। क्योंकि उनके मतदाता अधिक संख्या में घरों से नहीं निकल रहे हैं, जो उम्मीद थी। क्योंकि आप कह रहे थे हम तो 2 लाख से जीतेंगे, 3 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से जीतेंगे। तो जब वोटिंग ही कम हो रही है, जीतेगा कौन, हारेगा कौन, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतर तो छोटे हो जाएंगे। देखिए, ये जो आनंद मोहन का बयान है वो एक ऐसी रियलिटी को जाहिर कर रहा है कि एकदम जो आपने पहले कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी है, 370 भी है, लेकिन वोट जाति पर हो रहा है। ये जाति की जो क्रूड सच्चाई है उसको बताने वाला बयान है। और ये मान के बैठे हैं एनडीए के लोग कि अति पिछड़ी जातियों की बात होगी, अति पिछड़ा देश का प्रधानमंत्री है, और वो कई बार कह चुके हैं, तो अति पिछड़ा उनको वोट देगा। कोयरी, कुर्मी, धानु एकदम बंधुआ वोटर है नीतीश कुमार का, वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनका वोटर वोट करेगा। जिस कास्ट का कैंडिडेट होगा उस कास्ट को अपने लोग, उस कैंडिडेट को अपनी जाति के लोगों के बीच में जाने की क्या जरूरत है, वो वोट तो उसको ऐसे ही मिलेगा। तो ये राजनीति, अगर हम लोग 1/4 21वीं सदी 1/4 बीत गई, और 21वीं सदी 1/4 बीतने के बाद भी बिहार के नेता अगर इसी तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनको इस व्यक्ति की वजह से अमुक जाति का वोट मिल जाएगा, और अमुक व्यक्ति की वजह से अमुक जाति का वोट मिल जाएगा, और मेरी वजह से मेरी जाति का वोट मिल जाएगा, और हम चुनाव जीत जाएंगे, तो फिर ये तो और ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। लोग लगता है इस बात को समझ रहे हैं, और नई पीढ़ी, जो आपने कहा कि उसको मतलब नहीं है कि मुफ्त का राशन आप लेके आ रहे हैं, उसको रोजगार चाहिए है, वो नई पीढ़ी समझ रही है कि मीलों तक जहां रहता है उसके दायरे में मीलों तक एक बढ़िया स्कूल नहीं है, एक बढ़िया कॉलेज नहीं है, एक बढ़िया अस्पताल नहीं है उसके लिए। अगर उसको नौकरी करने भी बाहर जाना है, और उसको पढ़ने भी बाहर जाना है, और नौकरी करने भी बाहर जाना है, ये तो हर आर्थिक वर्ग का, किसी भी आर्थिक वर्ग का आदमी हो उसके लिए तो ये बड़ी समस्या है। और ये बड़ी इमोशनल सी बात है जो हमने सुना प्रशांत किशोर को कहते हुए कि जो जिसके पास पैसा है वो भी अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख पाता है, वो पढ़ने के लिए भेज देता है, और जो गरीब है वो भी अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख पाता है, वो कमाने के लिए भेज देता है। तो आप बिहार में पैसा कमा करके भी क्या किए जब आपका बच्चा वहां पढ़ नहीं सकता है, आप अगर बुजुर्ग हैं तो आपका इलाज वहां नहीं हो सकता है, आपके लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल अगर वहां पर नहीं है, तो आप क्या करेंगे पैसा भी कमा कर। तो ये जो बात है, ये लोगों के लिए, ये देखिए, लोगों का मोह भंग होना इस बात का संकेत है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं। इस जो जीवन की सच्चाई है, जो उनके रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उसको वो लोग समझ रहे हैं, उसका जवाब चाहते हैं, और जवाब कोई ऑफर नहीं कर रहा है। बड़ी बातें हो रही हैं, सब लोग कह रहे हैं हम 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। अभी भी भारत बहुत अच्छा देश हो गया, उसमें बिहार की क्या स्थिति है? तो ये बिहार के लोगों को तो समझ में आ रहा है कि विकसित भी हो जाएगा देश, तो हमको क्या मिलना है यहाँ, बच्चों का भविष्य क्या सुरक्षित हो रहा है इस व्यवस्था में। तो वो फिर उसकी वजह से उसमें एक उदासीनता आ गई, एक तटस्थता आ गई है। बाकी गर्मी तो बहुत है ही, लगन, शादी, विवाह, एक सवाल रह गया अजीत जी, एक सवाल रह गया जो हम कह रहे हैं कि सांसदों से पूछा जा रहा है, अब जनता पूछ रही है, पूछना भी चाहिए, बताओ हिसाब, सिर्फ मोदी का नाम मत लो। तो हम भी बिहार के हैं, आप भी बिहार के हैं, तो जनता पूछ रही है, ये सांसद जवाब क्या देंगे कि हमने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया? हाँ, तो हम लोग एक बार और चर्चा कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी, आप बताइए कौन सांसद जवाब देने लायक है? सांसद कराता है कुछ, इस जेडीयू और बीजेपी में जो शीर्ष नेतृत्व है
उसमें एक दो नेताओं को छोड़ दीजिए, 4-5 को छोड़ दीजिए, अपवाद छोड़ दीजिए, तो बाकी बिल्कुल। ऐसे एमपी एमएलए बनाए हैं जिनका फोन बीडीओ और सीओ नहीं उठाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं उठाएगा। उनके कहने से बीडीओ सीओ काम नहीं करेगा, उनके कहने से दरोगा हाँ काम नहीं करता है। जी। न तो टिकट ये कंफर्म करा सकते हैं दिल्ली से पटना आने का, न नहीं एम्स करा में सकते, इलाज करा सकते हैं। नहीं करा इनसे सकते। बेहतर तो दिल्ली में, इनसे बेहतर तो दिल्ली में पप्पू यादव होते हैं। मुझे तो एक वाकया याद है, अश्विनी चौबे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, मुझे किसी का इलाज कराना था एम्स में। मैंने पहले अश्विनी चौबे के कार्यालय को ही कहा गया कि बस आधे घंटे का वक्त, और फिर मना कर दिया गया, नहीं हो सकता है। फिर हमने पप्पू यादव को फोन लगाया, तुरंत इलाज की व्यवस्था हो गई। हाँ? तो ये जवाब क्या देंगे? और ठीक है, देखिए अब यही पप्पू यादव की यूएसपी है कि पूर्णिया में लड़ाई के मुख्य केंद्र में तेजस्वी यादव चाहे जितनी कोशिशें कर ले, बीमा भारती मुख्य मुकाबले में नहीं आ रही है। तो ये तो इंडिविजुअल की कैपेसिटी है, एक व्यक्ति की क्षमता है, जो बिना एमपी रहे, एमपी रहते हुए या बिना एमपी रहे, उन्होंने अपनी क्षमता बनाई है। तो ऐसी क्षमता कितने नेताओं की है बिहार में, कितने सांसदों की है ऐसी क्षमता? हमने कितनी बार कहा है कि पार्लियामेंट जाते हुए बरसों बरस हो गए हमको, हम पहचाने ही नहीं अपने बिहार प्रदेश के 39 में से 30 एमपी को हम नहीं पहचानेंगे जो एनडीए से जीत करके आए, 30 को नहीं पहचानेंगे हम उस पार्लियामेंट में। हम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के एमपी को पहचान लेते हैं, उनको हम पहचान ही नहीं पाए। 5-10 को छोड़ दीजिए, तो चूंकि कोई हमने सुना ही नहीं कि कोई बोल रहा हो, कोई फाइल लेकर के घूम रहा हो, किसी मंत्री को चेंज कर रहा हो, कोई काम कराने के लिए कोई प्रोजेक्ट लेकर के आया हो, किसी की पैरवी के लिए घूम रहा हो। बिना मुंह के सारे एमपी हैं। हम अपने अपने प्रदेश के 2-1 को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब बिना मुंह के हैं, बिना किसी आधार के। उन लोगों को ऐसे मिट्टी की मूर्त की तरह बिठा दिया गया, टिकट दे दिया गया, जीत के आ गए। जो आदमी सक्षम है, जो काम करा सकता है, उस तक आम आदमी की पहुंच नहीं है। जो बड़ा नेता है, उस तक आम आदमी की पहुंच नहीं है। एमपी उसको मिलता है ज्यादा से ज्यादा, उसके यहाँ शादी में चला जाता है, उसके गम में चला जाता है, इसमें चला जाएगा, लेकिन वो कोई काम नहीं करा पाता है। और जो ऊपर लोग हैं, वो लोग मिलते नहीं है जनता को। तो जनता तो अब पूछेगी इन लोगों से। अच्छा, इस बार इन लोगों ने और गलती ये की कि सबको रिपीट कर दिया। उत्साह कम होने का एक कारण ये भी है कि एक ही व्यक्ति एक क्षेत्र में 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से चुनाव लड़ रहा है, वही नेता है, उसको देख करके अलग लोग थके हुए हैं, कोई काम वो करता नहीं है। ये भी देखिए, जो बीजेपी ने प्रयोग किया कि मैक्सिमम एमपी को उन्होंने रिपीट कर दिया है, यह भी महंगा हो रहा है। हाँ, जो आप कहते हैं ना, चेहरा देखते देखते लोग थक जाते हैं। हाँ, तो लोग थक गए हैं। अच्छा, पार्टी के लोग भी थके हुए हैं। पार्टी के भी लोग जो उम्मीद पाले थे, जो हम लोग ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं कि अगर एक शीर्ष पद पर एक अधिकारी पहुंच गया, अगर उसको 2 एक्सटेंशन दे दीजिए, तो आईएएस का 2 बैच रिटायर हो जाता है, उसमें से कोई आदमी उस पद पर नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल। यही तो नेतागिरी में भी होती है कि आप कोई आदमी तैयारी कर रहा है और एक ही आदमी को 5 साल बाद आप रिपीट किए जा रहे हैं, तो उसका भी मोह भंग होता है, वो छोड़ देता है कि भाई अब हमारा तो टाइम निकल गया। तो ये पार्टी के काडर में भी ये निराशा होती है। इसलिए भी वो खुल करके काम नहीं करता है, अपने पूरे मन से काम नहीं करता है। ये नियम होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक सीमा होनी चाहिए है कि इस सीमा के बाद आपको हम नहीं देंगे टिकट, आप नए लोगों को ले आएंगे, नया चेहरा ले आएंगे। ये बात होती है अगर तो लोगों में उत्साह होता, काडर में भी उत्साह होता। तो न काडर में उत्साह, किसी पार्टी के काडर में भी उत्साह नहीं है, और आम मतदाता में उत्साह नहीं है। उसको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, न उसकी समस्याओं का हल हो रहा है। और बिहार जैसे स्टेट में ये हो रहा है। जी, तो बीजेपी को देखना होगा, पढ़ना होगा कि बीजेपी अब क्या सोचती है, और यह भी देखना होगा कि तेजस्वी यादव किन सपनों को जगाते हैं। युवाओं में गुस्सा है, युवाओं में उदासीनता है, और यह सबसे बड़ी चिंता है लोकतंत्र के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। वे वोट डालने के प्रति बहुत उत्साहित नहीं है, वोट कम पड़ रहे हैं। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, वोट डालिए, चाहे जिसे डालिए। तो खैर, हम बिहार की चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।